इतिहास का जो आज हमारा रिवीजन है बहुत ही महत्वपूर्ण रिवीजन है टॉपिक, क्योंकि अभी इससे पहले जो हम मुगल साम्राज्य पर हैं, मुगल साम्राज्य में जो भी प्रश्न बनता है हम जानेंगे। यानी मुगल साम्राज्य जो चल रहा था उसकी जो व्यवस्था क्या थी, यानी मुगल शासन की व्यवस्था क्या थी, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुगल शासन की क्या व्यवस्था थी। ठीक है, इसको बताने से पहले आपको एक अपडेट देना चाहेंगे। जो छात्र यूपीएससी का फॉर्म डाल रहे थे उनका सिर्फ ओटीआर अभी हो रहा है और फाइनल सबमिशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सर्वर में नहीं हो रहा है, तो इसलिए आप जो जिस ब्राउजर से कर रहे हैं ना उसका क्लियर कैसे साफ कर लीजिए, डिलीट कर लीजिए, उसके बाद करिए। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों छात्रों का ये कमेंट आया है, हमसे पूछ रहे थे कि सर क्या करें, तो आप ना ब्राउजर चेंज कीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए, आपका हो जाएगा। ओटीआर तो हो जा रहा है लेकिन फाइनल सबमिशन नहीं हो पा रहा है। अभी अच्छा सीट आया है यूपीएससी का, तो आपके हाथ से ये मौका छूट ना जाए, इसलिए आप बार बार प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए ताकि आपका फॉर्म पूरी तरह से भरा जाए। ठीक है, तो ये एक नया अपडेट था जो मैंने आपको बताया। और वैसे छात्र जो जीडी में फॉर्म डाले हैं उनको बता दें 31 तारीख का उनका एडमिट कार्ड आएगा, इसलिए अभी परेशान मत होइए। कई सारे छात्र हमसे आगे कह रहे हैं सर एडमिट कार्ड निकाल लीजिए। एडमिट कार्ड उनका 31 को अपलोड होगा। सिर्फ अभी स्टेटस बता रहा है कि आपका एग्जाम कहाँ पड़ा है, कौन शिफ्ट में है और क्या उसका टाइमिंग है, तो इस बात को ध्यान में रखिए क्योंकि आप घबराइए नहीं। जीडी का सिर्फ अभी स्टेटस बता रहा है, 2 दिन वेट कीजिए, 31 को आपका एडमिट कार्ड अपलोड होगा, तो आप वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा। फिर भी मन में कोई शंका डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं मुगल शासन व्यवस्था। यहाँ से व्यवस्था से ना बहुत सारा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है, क्योंकि इसको छोड़ दीजिएगा तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या व्यवस्था किया गया था उसके बारे में जानते हैं। पता है मंत्रिपरिषद को ना विजारत कहा जाता था, यानी कि मुगल शासन व्यवस्था में जो मंत्री परिषद होता था, जैसे हमारा अभी संविधान संसद में मंत्री परिषद होता है ना, उसी तरह से जब वहां पे मंत्री परिषद होता था उसको विजारत कहते थे। क्या कहते थे? लेकिन अभी हमारा मंत्री परिषद कहाँ, संसद में बैठते हैं ना, ठीक है, तो वहां पे विजारत कहा जाता था। ठीक है, मंत्री परिषद को क्या कहेंगे? विजारत कहेंगे। ठीक है, बाबर के शासन काल में वजीर पद ना काफी महत्वपूर्ण था, यानी वजीर पद एक ऐसा पद था जो जिसका ना काफी वहां पे वेटेज था, यानी महत्व था। ठीक है, किसके समय में? बाबर के समय में। तो आप सभी जानते हैं कि मुगल वंश के संस्थापक ही है बाबर, मुगल वंश के संस्थापक ही है बाबर। ठीक है, पता है ना आपको, उसने 5 युद्ध लड़ा था, 5 जीत गया था, समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं। कहता है सम्राट के बाद शासक के कार्यों का संचालन करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, यानी कि एक सम्राट, इसको बादशाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बादशाह। तो सम्राट या फिर बादशाह एक ही चीज हुआ। उसके बाद जो मेन अधिकारी था ना वो था आपका वकील। और अभी वर्तमान में वकील पोस्ट क्या है? जो कचहरी में रहते हैं, कोर्ट में रहते हैं, जानते हैं ना। ठीक है, जिसके कर्तव्य को अकबर ने दीवान, यानी जब अकबर का कार्यकाल चला तब इसको दीवान कहने लगा, मीर बख्शी कहने लगा और सद्र इस नाम से कहने लगा। उसके बाद मीर समन, अलग अलग पोस्ट में ना बांट दिया, यानी कि वकील के बराबर ही सबका पोस्ट हुआ, जो ना बादशाह के बाद इनका स्थान आता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहता औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्ष तक ना दीवान की पद पर कार्य किया। तो आपका प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से मुगल साम्राज्य के वो कौन से बादशाह थे जिसके समय में असद खान सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर है? तो वो है औरंगजेब। समझ गए। तो ये भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति मुगल काल में सबसे अधिक दिनों तक दीवान के पद पर रहे? तो वो कौन व्यक्ति है? असद खान। याद रहेगा ना, असद खान कितना दिन रहे? 31 वर्ष। कहता है मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही ना सेना को हर महीने वेतन मिलता था। ठीक है, यानी सरखत पर साइन करेगा तभी सेना को वेतन मिलेगा। तो सरखत का संबंध किससे है? मीर बख्शी जब साइन करेगा ना तब सेना को पेमेंट मिलेगा उससे। ठीक है, कहता जब कभी सद्र न्यायालय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उससे ना काजी कहते थे। यानी काजी का क्या काम था? न्याय व्यवस्था देखना, यानी न्याय करना। काजी का काम था न्याय। आप सभी जानते हैं ना मुगल का जो शासन व्यवस्था था कुरान पर आधारित था। हाँ, कुरान पर, लेकिन इसका राजभाषा था फारसी। ठीक है, लेकिन वो तुजुके बाबरी लिखा था तुर्की में, याद है ना। हाँ, याद रखिएगा। कहता लगानहीन भूमि को ना मदद मास, यानी कि मदद कर दिया। ठीक है, जिस पर ना टैक्स नहीं लगेगा। तो पूछेगा परीक्षा में तो आप लोगों को कि मदद मास कैसा भूमि होता था जिसमें ना टैक्स नहीं लगता था, यानी लगान युक्त, लगान उसको नहीं देना है, टैक्स फ्री है मदद मास। ठीक है, तो मदद मास वैसा भूमि था जिसका ना टैक्स नहीं लगता था, लगान नहीं देना पड़ता था, तो उसको बोलते थे मदद मास। ठीक है, यानी लगानहीन भूमि को क्या कहेंगे? मदद मास कहेंगे। ठीक है, का निरीक्षण सद्र करता था, यानी जिसको मदद मास दे दिया ना उसका निरीक्षण करने के लिए एक आदमी जाएगा जिसका नाम है सद्र। ठीक है, सम्राट के घरेलू विभाग के प्रधान मीर समा कहलाता था, यानी कि देखो सम्राट है, कोई राजा है तो उसके घर में पानी चाहिए, दूध चाहिए, ये सब चाहिए ना,
तो कोई से मंगवा लेगा? कोई से नहीं मंगवाएगा। जिस पर विश्वास रहेगा वही सब चीज ला करके पूरा करेगा। तो कुछ खास व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो जो खास व्यक्ति होता है ना, वो है मीर समा, ठीक है। यानी कि राजा के ना घरेलू काम करेगा, ठीक है। घरेलू काम समझ रहे हैं ना, घर के बहुत सारा काम है। ए सब्जी ले आओ रे, पानी ले आओ रे, दूध ले आओ रे, चाय पत्ती ले आओ रे तरह तरह के है व्यवस्था है, ठीक है। सोने का व्यवस्था करो, गेस्ट आया है उसके लिए व्यवस्था करो। तो कुछ उसके खास आदमी करते हैं, ठीक है। हाँ, तो उसको कहते हैं मीर समा। कहता सूचना, वो गुप्तचर विभाग के प्रधान ना दरोगा डाक चौकी कहलाता। यानी मुगल काल में जो सूचना होता था ना, गुप्तचर होता है, उसका प्रधान कहलाता था दरोगा डाक चौकी, ठीक है। कहता शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना। यानी कि शरीयत, जो शरीयत उसका कानून का किताब है ना, उसके जो उल्टा काम करेगा ना उसको रोकना है, ठीक है। और आम जनता के ना दुष्चरित्र, माने आम जनता है ना व्यक्ति, उसका ना कैरेक्टर बिगड़ ना जाए, ठीक है, उसको ध्यान रखना है। और उसे बचाने के जो काम करता था ना, मुतसिब नामक अधिकारी करता था। यानी मुतसिब व्यक्ति था ना, जो समाज की ना रक्षा करता था, जो ना शरीयत के जो खिलाफ चलता था उस पर ध्यान रखता था, ठीक है। यानी उसका कानून चलता था शरीयत के अनुसार। मुगल काल का व्यवस्था क्या चीज पर था? शरीयत पर, ठीक है। शरीयत पर वो अपना राज चलाता था, ठीक है। तो उसको ना देखता था मुतसिब, ध्यान रखता था, ठीक है। एक अधिकारी हो गया मुहतसिब। प्रशासन की दृष्टि से मुगल सम्राट का बंटवारा सूबों में, यानी कि सबसे बड़ा हो गया सूबा, सबसे बड़ा सूबा। सूबा के नीचे हो जाएगा सरकार, सूबा के नीचे सरकार, सरकार के नीचे परगना, परगने के ही कहते हैं महल, उसके नीचे जिला, इसी का नाम है दस्तूर, ठीक है। दस्तूर के नीचे ग्राम, ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो ये भी पूछता है मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछेगा कि मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है। अब देखो ग्राम को भी ना छोटे छोटे टुकड़ा में बांट देगा। देखो कहता है ये जो ग्राम है ना, जिसे ना मावदा या दी कहते थे, यानी ग्राम को ही कहेगा मावदा या दी। अब मावदा के अंतर्गत ना छोटे छोटे बस्तियां, जिसको ना नागला कहेंगे, नागला क्या कहेंगे, नागला। यानी कि छोटा छोटा बस्ती, जैसे अपना से कहते टोला नहीं है, तो वार्ड में छोटा छोटा टोला होता है ना, पूर्वा टोला, पश्चिमा टोला, ठीक है। ये टोला वो टोला नाम रहता है ना, तो छोटा छोटा टोला हुआ ना, वार्ड में टोला, ठीक है। तो उस समय ना ग्राम में छोटा छोटा होता था, ठीक है, बस्ती, उसको कहते थे नागला। क्या कहते थे? तो कहता है मुगल काल के ना प्रमुख अधिकारी के कार्य क्या क्या है उसके बारे में देखना है हमको, ठीक है। जैसे सूबेदार, ये क्या होता था? तो प्रांतों में ना शांति व्यवस्था कायम करता था सूबेदार, ठीक है। यानी कि लड़ने झगड़ने से बचाएगा, दूसरे को आक्रमण करने से बचाएगा, ये काम करेगा कौन? सूबेदार, ठीक है। कहता दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान था। राजस्व मतलब कि टैक्स, टैक्स समझ रहे हैं ना, टैक्स। तो दीवान क्या करेगा? प्रांतीय राजस्व का प्रधान होगा, ठीक है। बख्शी ये सैन्य अधिकारी होगा। बख्शी क्या होगा? यानी सेना के अधिकारी, सेना के, तो सेना के अधिकारी बख्शी होगा। यानी ये सब जो पढ़ा ना, पोस्ट है, पोस्ट माने कि पद, पद समझते हैं ना। तब बख्शी प्रांतीय सेना का अधिकारी है। कोई प्रांत है छोटा सा, वहां पे जो 20 गो सेना है, तो उसका ना हेड होगा बख्शी, समझ गए। फौजदार, जिले का ना प्रधान फौजी अधिकारी होगा। एगो जिला होता है ना, जिला में मेन रहेगा कौन? फौजदार। आमिल, ऐसे कहते हैं अमल गुजार, ये ना जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी था। राजस्व माने ये टैक्स वसूलता है, ठीक है। अब कहता कोतवाल, ये नगर प्रधान था, ठीक है, कोतवाल नगर का प्रधान। उसका सिकदार, ये ना परगने का ना प्रमुख अधिकारी था। उसके बाद आमिल, ग्राम के ना कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाने वाला और लगान निर्धारित करने वाला आमिल। यानी गांव गांव में जाएगा, किसान से मिलेगा, उसको देखेगा कितना उसका टैक्स बनता है, उससे ना टैक्स लेगा, ठीक है, वो करेगा आमिल। कहता है शाहजहां के शासन काल में सरकार एवं परगना के बीच ना एक चकला नाम की ना नई इकाई स्थापना किया गया। तो आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में से चकला नामक एक इकाई की गठन कौन किया था? शाहजहां। यानी दोनों के बीच में ना एक और चीज ले गया, चकला, ठीक है। तो चकला, तो ये जो चकला की इकाई जो स्थापित किया था, कौन किया था? शाहजहां, ठीक है। तो चकला वाला प्रश्न पूछा जा चुका है, आपसे पूछ सकता है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना। चकला, चकला का संबंध किससे है? शाहजहां से। कहता भूमि के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 भाग में बटा हुआ था। क्या भाग में? तो पहला आपका खालसा भूमि, जागीर भूमि और सयुगल या मददे मास। तो मददे मास के बारे में आपको बता दिया है कि जब जिसको मददे मास कर देगा उसमें टैक्स नहीं लगेगा, उसमें कर नहीं लगेगा, यानी कर फ्री हो गया। लेकिन खालसा भूमि के बारे में समझिए, जब खालसा भूमि होगा ना, तो डायरेक्ट वो सरकार के अंतर्गत यानी बादशाह के अंतर्गत होगा, समझ गए। खालसा भूमि मतलब उसका नियंत्रण होगा वहां के राजा के। खालसा भूमि माने कि राजा के अंतर्गत भूमि, ठीक है। तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से ना बारह के नियंत्रण में सीधा उस पर सरकार, मतलब वहां के ना राजा का कंट्रोल होगा, जो वहां के राजा ऐसे मुगल में कई राजा बना ना,
तो जब खालसा भूमि की बात करेगा तो कैसे भूमि जो ना राजा के अंतर्गत हो, जो राजा के अंतर्गत हो, तो राजा के अंतर्गत होगा वो हो या खालसा भूमि, ठीक है। अब जागीर देखिए, तनख्वाह तनख्वाह के बदले दी गई भूमि, जैसे कि हमारा 5 गो सेना है तो 5 गो सेना के ना 5-5 कट्ठा दे दिया किलो, इसमें उपजाना, अपना खाना, बाल बच्चा को खिलाना, ठीक है। तो ये हो गई जागीर भूमि, लेकिन उसको महीने महीने पैसा नहीं देंगे, उसको दे दिए हम ये जागीर, ठीक है। हाँ कहे ना तो बाप की जागीर होगी, ऐसे ना कहता है, हाँ। तो यानी कहने का मतलब कि जागीर हम उसको दे दिए खाने पीने के लिए, ठीक है। तो खाने पीने के लिए यानी कि तनख्वाह मतलब वेतन हो ना, पेमेंट, तो पेमेंट के बदले उसको खेत दे दिए और खेत में अपना उपजाएगा, अपना खाएगा, चाहे वो दूसरा के दे दे, दूसरा उपजा के उसको देगा खाने के लिए, समझ गए। तो जागीर भूमि कैसे हो गई, तनख्वाह के बदले दी गई भूमि, तनख्वाह के बदले दी गई भूमि। अब मदद मास तो जानते हैं कि अनुदान में दी गई, जिसमें ना लगान नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता था, ठीक है। इसे ना मिल्क भी कहते थे, यानी मदद मास को और दूसरा नाम है मिल्क, ठीक है। दूध वाला मिल्क नहीं, एगो मिल्क शब्द है, मतलब मदद मास को ना मिल्क भी कहा जाता था, यानी मिल्क भूमि, ठीक है। कहता है शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाए जाने वाली पद्धति राय थी, यानी राय, आई राय का उपयोग ना अकबर भी किया था, ठीक है, समझ गए। यानी भूमि का राजस्व माने भूमि से जो टैक्स लेंगे, तो उसके लिए ना एगो पद्धति लेके आया जिसका नाम है राय, आई राय का उपयोग ना अकबर भी किया था और शेरशाह सूरी भी, ठीक है। तो आपको पता ना कि पहले शेरशाह सूरी आएगा, ठीक है, तो बेचारा वो मर जाएगा, तो फिर हुमायूं वो वापस आएगा 1555 में, फिर राजा बनेगा, अब तो उसका बेटवा जन्म लेगा, तो फिर बेटवा उसका बनेगा, ठीक है। तो शेरशाह सूरी पहले ना आया, तो शेरशाह सूरी पहले इस्तेमाल कर चुका है राय, और उसी का इस्तेमाल करेगा अकबर, तो किस लिए, कर व्यवस्था के लिए, राजस्व वसूली के लिए, ठीक है। तथा अकबर के द्वारा करोड़ी नामक एक अधिकारी की नियुक्ति 1573 में की गई, इसे अपने क्षेत्र से ना 1 करोड़ दाम वसूलना होता था, यानी कि अकबर ना एक व्यक्ति को नियुक्त किया जो 1 करोड़ रुपया वसूल को उस क्षेत्र से देगा, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ से बना है कि निम्नलिखित में से किस बादशाह ने करोड़ी नामक पद का सृजन किया, यानी निर्माण किया, अकबर, या ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने करोड़ी को नियुक्त किया, तो अकबर, अकबर करोड़ी को नियुक्त किया, ठीक है। उसको 1 करोड़ रुपया वसूल के देना पड़ता था अपने राजा को, इसलिए उसको कह दिया करोड़ी, समझ गए। तो करोड़ी का संबंध केकरा से, अकबर से, 1573। अब 1580 में ना अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली आरंभ किया, तो पूछेगा दहसाला का संबंध किससे है, अकबर से, कहिया लाया 1580 में दहसाला, ठीक है। इन कर प्रणाली है, मैंने टैक्स लेगा, ठीक है, टैक्स लेगा तब ना पास पैसा रहेगा, राज दरबार अच्छा से चलाएगा, ठीक है। तो दहसाला क्या है, कर प्रणाली है, ठीक है। तथा इस व्यवस्था को ना टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं, यानी एक दहसाला कहिए तब, चाहे टोडरमल कहिए तब, क्योंकि इन टोडरमल के अंतर्गत ही था, यानी इसका देखभाल ना टोडरमल ही करता था, ठीक है। तो टोडरमल व्यवस्था कहिए तब, चाहे दहसाला व्यवस्था कहिए तब। तब पूछेगा कि दहसाला का संबंध किससे है, अगर टोडरमल ऑप्शन में है तो टोडरमल मारिए, और टोडरमल ना दिले है अकबर दिले है तो अकबर मारिए, और दोनों दिले है तो अकबर मारिए। कहला कि अकबरे के अंतर्गत टोडरमल रहता है, यानी अकबरे के राजा है, ओकर एगो अच्छा नवरत्न में से एगो एगो है जो ई संभालता है दहसाला बंदोबस्त, ठीक है, समझ गए। लेकिन दोनों नहीं रहेगा, दहसाला देगा या तो टोडरमल रहेगा या तो अकबर रहेगा, दोनों में से कोई। आई ना डीएलएड के क्वेश्चन है, ठीक है। दहसाला बंदोबस्त का संबंध केकरा है, अकबर से, अकबर ना है था टोडरमल। इस व्यवस्था के ना अंतर्गत भूमि को ना 4 भागों में बांटा गया था, यानी कि दहसाला व्यवस्था में ना 4 तरह के भूमि को बांटा गया था। देखिए 1570 से 71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर ना भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती, अब जब्ती प्रणाली लेके आया था, जब्ती ना ये चालू किया था टोडरमल, ठीक है। तो पूछेगा जब्ती प्रणाली का संबंध किससे है, चाहे कहेगा जब्ती प्रणाली कौन चालू किया, तो टोडरमल। लेकिन ध्यान रखिए जब टोडरमल नहीं रहेगा ना तब अकबर ही मारिएगा, क्योंकि अकबर के ही मंत्री है वो, ठीक है। तो जब्ती प्रणाली का संबंध है टोडरमल से, कहिए 1570 से 71 में। इसमें ना कर निर्धारण की 2 श्रेणियां, एक था तखसीस एवं दूसरा था तहसील, यानी कि जब्ती प्रणाली में ना 2 तरह के कर निर्धारण की प्रणाली लेके आया, तखसीस और दूसरा तहसील, आपको ध्यान रखना है। कहता औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि का ना उपज का ना आधा कर दिया, यानी कि जितना उपजेगा ना ओकर आधा ले लेगा औरंगजेब बा, तो कथी के तहत, नक्श प्रणाली के तहत, ठीक है। कहता है मुगल काल में कृषक 3 वर्ग में विभाजित थे, यानी कृषक ना 3 वर्ग में बटे हुए थे। अब कौन कौन थे देखिए, खुदकाश, उसके बाद पाही काश्त, उसके बाद मुजारियन। अब देखिए खुदकाश्त के बारे में क्या कहता है, कहता है एक किसान उसी गांव की भूमि पर ना खेती करते थे जहां वे रहते थे, यानी निवास करते थे, यानी खुद जहां रहेगा ना वहीं खेती करेगा, तो वो हो गया खुदकाश। दूसरा है पाही काश्त, कहता है ये दूसरे गांव जाकर कृषि करते थे, यानी कि दूसरा गांव जाएगा, जाकर के वहां खेती करेगा, तो ये हो गया पाही काश्त। उसके बाद है मुजारियन,
पता है खुदकाश कृषकों से ना भूमि किराए पर लेकर कृषि करते थे, यानी कि जेकरा पास खेत नहीं है ना तो भाड़ा पर खेत ले लिया और उसमें अपना खेती करेगा, तो ये होगा मुजारी, मुजारियन। ठीक है। अब देखो मुगल काल में नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था आगरा। ये प्रश्न पूछा है, याद रखिए। नील कहां से आता था? आगरा से, भरतपुर से और बयाना, तथा गुजरात में सरखेज से। तो सबसे उत्तम प्रकार का नील बयाना क्षेत्र से आता था और सरखेज से। ठीक है, बेहतरीन प्रकार के परीक्षा में पूछता है, ध्यान रखिए। ठीक है। कहता है अफीम मालवा से और बिहार से। अफीम एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है जो कहां से आता था? मालवा से और बिहार से। ठीक है। कहता है सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बिहार था, यानी कि जो सोरा आता था बिहार से, समझ गए? तो मुगल काल में सोरा कहां से आएगा? यानी बिहार के क्षेत्र में ना सोरा अधिक होता था मुगल काल में। लेकिन जैसे अंग्रेजवा के समय आएगा ना तो तीन गठिया पद्धति जानते हैं ना, तो यहाँ पे सोरा और नील दोनों हो गए उगेगा। ठीक है, पढ़ा है ना, आगे फिर पढ़ा देंगे। ठीक है। लेकिन अभी मुगल काल है ना, तो मुगल काल में सोरा के लिए जाना जाता है बिहार। मुगल काल में सोरा के लिए जाना जाता है बिहार। कहता है कपड़ा उद्योग के अंतर्गत ना ददनी प्रथा, ददनी प्रथा, वो प्रथा का नाम है ददनी। क्या नाम है? ददनी का प्रचलन था। इसका ना तात्पर्य कारीगरों को ना अग्रिम भुगतान। जैसे कि देखिए हम पढ़ाते हैं तो हम पहले पैसा ले लेते हैं ना, कि कहीं भाग ना जाए विद्यार्थी। ठीक है, चाहे जरूरी के लिए लेते हैं ना। तो कोई कारीगर आपके यहाँ काम करता है, आप उसको पैसा दीजिएगा तभी ना आपके यहाँ काम करेगा। तो उसको कहते हैं ददनी प्रथा। जो कपड़ा में काम करता था ना, अरे कपड़ा बनाएंगे भीगेगा तब ना तू देबू हमारा पैसा। लेकिन नहीं, मुगल काल में ना वो कारीगर को ना पहले पैसा दे दिया था ताकि वो खुशी से रहे, अच्छा से कपड़ा बनाए। ठीक है, एक मिस्टेक उस्टेक नहीं। ठीक है। तो एक ददनी प्रथा था, ददनी एगो प्रथा था। उस समय ना कपड़ा कपड़ा जो बनाता था ना वो व्यक्ति को ना पहले पैसा दे देते थे, यानी एडवांस। क्या कहते हैं? एडवांस पैसा रहेगा, पेट में खाले पीले रहेगा तब ना अच्छा से कपड़ा बनाएगा। परिवार खाले पीले रहेगा तब ना, कि वह में चिंता में रहेगा तो कपड़ा बना के देगा, नहीं देगा ठीक से। तो इसीलिए उसका नाम है ददनी प्रथा। ठीक है। तो पूछेगा ददनी प्रथा का संबंध किससे है? तो मुगल काल से। मुगल काल से। इसमें क्या होता था? तो कपड़ा के कारीगर को ना उसको एडवांस पैसा दिया जाता था, मतलब पहले अग्रिम। मतलब आपसे ही काम लेना है ना तो आप अपना पैसा ले लीजिए, हमको काम अच्छा से करके दीजिए, क्योंकि बाद में पैसा देना ही है, पहले पैसा देना है। तो पैसा देंगे तब ना वो ठीक से काम करके देगा। तो आप लोग भी ध्यान रखिए इसके बारे में, ददनी के बारे में याद रखिए। ठीक है। उमर उत्तम श्रेणी के ना ऊनी वस्त्र और साल, साल जानते हैं ना? साल, 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 अरे एक प्रकार का उड़ने वाला चीज होता है साल। हाँ, तो ऊनी वस्त्र और साल इन्हें कश्मीर से आता था। कहां से? और लाहौर से। ठीक है। यानी कि बहुत बढ़िया बढ़िया ऊन के कपड़ा, यानी ऊन के स्वेटर, चदरा, साल जो ओकरे कहते हैं, ये कहां से मिलेगा? कश्मीर से और लाहौर से। कहता है मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुआ। आई परीक्षा पूछता है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस बादशाह के समय में रुपए का ढलाई हुआ? ढलाई मतलब समझते हैं ना, छापा गया रुपया, माने कि सिक्का नहीं देखे हैं, उसका ढलाई होता है, सिक्का के ढलाई होता है, कागज वाला छपाई होता है, समझ गए? तो सबसे ज्यादा रुपया ढलाई केकरा समय में हुआ? औरंगजेब के समय में। इसको ना आना सिक्का का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। एक होता है आना, एक आना, दो आना, तीन आना, तो मम्मी दादी दी सब जानती होगी। ठीक है। तो इन आना सिक्का चलाया था शाहजहां। क आना, एक आना, दो आना, तीन आना, तो दादी तुम्हारा जानती होगी। ठीक है। तो पूछ लेना आना कथी कहते हैं। ठीक है। तो आना सिक्का चलाया था शाहजहां। ठीक है। जहांगीर ने अपने समय में ना सिक्के पर ना अपनी आकृति बनवाई, साथ ही साथ उस पर ना अपना अपना एवं नूरजहां का ना नाम अंकित किया, मतलब कन्या के अपन। ठीक है, नूरजहां का नाम अंकित करवाया। ठीक है। मुगल कालीन लगान वसूलने की कुछ व्यवस्था थी, जैसे यहाँ पे गल्ला बख्शी, नशक और जब्ती, ये सब ना लगान ना वसूलने का ना एक व्यवस्था था। ठीक है। अब कहता है सबसे बड़ा सिक्का संसब, ये संसब ना सोना के बना होता था। पूछेगा परीक्षा में कि मुगल काल में सबसे बड़ा सिक्का माने कि बड़का गो, तो वो क्या था? संसब। तो परीक्षा में पूछेगा संसब कथी का बना होता था? हाँ, तब प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से मुगल काल में सबसे बड़े सिक्के को क्या कहते थे? वो क्या चीज का बना होता था? हाँ, संसब है, सोना का बना था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। प्रचलित माने कि लोग जिसको पसंद करते थे उसका नाम था इलाही। इलाही कथी के रहे? सोना के रहे, यानी संसब भी सोना के, इलाही भी सोना के। तो लोग जिसको पसंद करते वो है इलाही, लेकिन सबसे बड़का संसब। ठीक है। मुगलकालीन सिक्के, अब कौन कौन सिक्का चलता था देखिए? मुहर, संसब, इलाही, रहस, अतमाहा, बिनसात, रुपया और जलाली, ये सब ना सिक्का के नाम है। ठीक है। तब मुहर था ना, ये ना सोने का सिक्का था। ठीक है। मुहर सोने का सर्वाधिक प्रचलित, जैसे ऊपर इलाही आप पढ़े हैं ना, उसी तरह मुहर भी ना सबसे ज्यादा मतलब पसंद करते थे लोग, समझ गए? तब मुहर मुगल कालीन ना सर्वाधिक प्रचलित, प्रचलित समझ रहे हैं? प्रचलित, देखो प्रचलित करने का क्या मतलब? सबसे ज्यादा चलता था,
सबसे ज्यादा चलता था, प्रचलित था मुहर। ई ना सोना का सिक्का होता था, लेकिन लोगों का फेवरेट कौन था ऊपर? इलाही ना सबसे फेवरेट था, हमारे पसंदीदा, ठीक है, लोकप्रिय, लेकिन सबसे ज्यादा चलता था मुहर, ठीक है। आई सोना का होता था, मुहर कथी के? सोना के। सब के बारे में सकिए, बड़ा सोने का सिक्का होता था संसब, अभी बताया ना सबसे बड़ा। कितना होता है? 101 तोल का। कितना? 101 तोले का, ठीक है। इलाही के बारे में देखिए, सोने का ना गोल आकार का सिक्का होता था, इलाही कैसा? गोल। रहस्य के बारे में देखिए, यह गोल एवं चौकोर दोनों तरह का सोना का सिक्का होता था, यानी गोल भी रहेगा और चौकोर भी रहेगा, गोल भी रहेगा और चौकोर भी रहेगा। रहस्य, ठीक है। अतमाह, इन्हें 25 तोले की ना सोने की सिक्का होता था, अतमाह। उसके बाद बिनसान, ये 20 तोले का सोने का सिक्का होता है, बिनसात, ठीक है। बिनसात 20 तोले का, ब से बिनसात और ब से 20, याद रहेगा ना। तब ये 20 तोले का होता था। और रुपया, ये रुपया चांदी का होता था, रुपया चांदी का, रुपया क्या चीज का? चांदी का। और जलाली चांदी का सिक्का होता था। और इसके अलावा भी कुछ सिक्का है जिसको होता है दरब, चरण, चंदन, दह, कल व सुक्की, ये सभी चांदी के सिक्के थे। माने अभी जो नीचे वाला का है सभी चांदी के है, ठीक है। तथा मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार ना चांदी था, यानी ज्यादा लोग खरीद बिक्री करते थे ना, लेन देन करते थे चांदी से करते थे, ठीक है। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग क्या होता है? मतलब डेली के कोई सामान खरीदना है, अगरबत्ती, बिस्कुट, तो क्या करेंगे? दाम देंगे, ठीक है। जो कथी का बना था? तांबा का। 1 रुपया का 40 दाम होता है, 1 रुपया का 40 दाम। मुगल सेना ना 4 भागों में बटा हुआ था। अब पहला था पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना, यानी मुगल सेना कई भाग में बटा था? 4 भाग में। तथा मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः ना मंसबदारी परीक्षा पूछता है कि मुगल कालीन सेना की व्यवस्था कैसा था? मंसदारी, मंसदारी प्रथा पर आधारित है। परीक्षा पूछा, आपसे पूछेगा, चेन लगाइए। मुगल कालीन सेना की व्यवस्था कैसा था? मनसबदारी, मनसबदारी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था, यानी मनसबदारी प्रथा लेके आया था अकबर। परीक्षा में पूछा है, आपसे पूछेगा, आपको याद रखना है। मनसबदारी के जन्मदाता कौन है? तो अकबर। आई है क्या? सेना प्रबंधन की व्यवस्था है, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था है, सेना को कैसे प्रबंधन करेगा? मनसबदारी। 10 से 500 तक मनसबदार रखने वाले को ना मनसबदार कहते थे, यानी जिसके पास 10 से 500 तक मनसब प्राप्त होगा ना, वो हो गया मनसबदार। और जो 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करेगा ना, वो हो गया उमरा। और 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाला ना अमीर आजम। ये मनसब क्या था? जब सेना रखेगा ना तो उसको खर्च देगा ना, वही है, ठीक है। मतलब जात से ना व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था कि कौन जात के आते, तो बोलो इतना का पैसा मिलता है, वेतन और प्रतिष्ठा। कहता सवार, यानी घोड़ा पर जो चढ़ेगा वो है ना सवार, यानी सवार पद से ना घुड़सवार दस्तों की संख्या ज्ञात होती है कि कै गो सवार है तेरा पास? तो 20 गो, यानी 20 गो घोड़ा पर चढ़े वाला सेना है ओकरा पास, ठीक है। तो सवार पद। कहता अकबर के शासन काल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासन काल में ऐसे मनसबदारों की संख्या ना 79 थी। तब पूछेगा निम्नलिखित में किस राजा के समय में मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक? तो औरंगजेब, औरंगजेब सबसे अधिक, औरंगजेब। आगे कहता है जहांगीर ने सवार पद को 2 असपा और सिंह असपा में न बदल दिया, यानी कि 2 असपा सिंह असपा का जन्म कौन किया? जहांगीर। कहता सर्वप्रथम यह पद न महाबत खां को दिया था, यानी 2 असपा और सिंह असपा, समझ गए? 2 असपा और सिंह असपा पोस्ट किसको दिया? सबसे पहले महाबत खां को। दिया कौन? जहांगीर। कहता है मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शाहजहां की फुटकर घुड़सवार रखते थे। फुटकर माने कि कोई कोई काम के लिए जाओ चीनी ले आओ, जाओ पानी ले आओ, तब फुटकर रहेगा तब ना, यानी छोटा छोटा काम करवाने के लिए। माने मनसबदार तो थे करे, उसके बाद ना कुछ एक्स्ट्रा भी रहता था सेना, इसको नौकर कहिए ना, ठीक है, काम व्यवस्था संभालने के लिए, ठीक है। तो रखते थे जिन्हें ना अहती कहते थे, अहती। क्या कहते थे? अहती। तथा अहती को भद्र घुड़सवार कहा जाता था और उसके वेतन दूसरे घुड़सवारों से ना काफी ज्यादा होते थे। ये बहुत ही विश्वासी सैनिक दल के सदस्य होते थे, माने कि एकदम विश्वास वाला, एकदम अपन, ठीक है, जो एकदम निजी काम करे, कोई का कोई पता ना चले, ठीक है। उनकी ना भर्ती स्वयं शाहजहां किया करते थे और उनकी ना हाजिरी लेने के लिए ना एक अलग अधिकारी होते थे। अहती 5 घोड़े भी रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे अहती भी थे जिसे ना 1 से 2 भी घोड़े रखते थे, ठीक है। माने कुछ ऐसी गतिविधि थे कि एक घोड़ा रहेगा उसमें ना 2 आदमी रहेगा, ठीक है। जिसे एक ही घोड़े पर हिस्सेदारी था, माने एक घोड़ा रहेगा और 2 आदमी ऊपर ड्यूटी करेगा, ठीक है। अरे एगो दिन एगो रात हो जाए ना, घोड़ा एक रहेगा लेकिन ड्यूटी 2 आदमी करेगा, ठीक है।
आहतियों के कर्तव्य बहुमुखी होते थे, माने कि उसको कोई भी काम दे सकते हैं, जाओ ही करके लाओ, रात है तो रातों में, दिन है तो दिनों में, ठीक है। शाही कार्यालय के अधिकतर मुंशी, दरबार के चित्रकार और शाही कारखानों के फोरमैन इसी सैन्य दल के ना चुने जाते हैं, माने कि जो खास खास व्यक्ति है ना से आहती में से ही चुना के आता था, ठीक है। तो ये पूरा था आपका मुगल शासन व्यवस्था। तो मुगल शासन व्यवस्था जो प्रश्न बनेगा हम आपके सामने रखे हैं, और नेक्स्ट हम रखेंगे आपको मराठों का उत्कर्ष, जो देखेंगे वहां से क्या प्रश्न आता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है।